नमस्कार दोस्तों, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है कि कसूर हमारा ही निकलेगा। आज यही स्थिति है और यह स्थिति भारत की है, भारत की न्याय व्यवस्था की है, भारत की शासन व्यवस्था की है और सब जगह की है। तो इसको लेके कांग्रेस जो कहती है रघुपति राघव राजा राम, मोदी को सम्मति दे भगवान, तो ये बात यदि सांसद कहते हैं देश के तो आप समझ सकते हैं। एक बड़ी चीज है, आज मोदी की सुप्रीम अदालत ने, अब मोदी की सुप्रीम अदालत क्यों कह रहा हूं वो भी बताऊंगा। तो मोदी की जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मोदी का आत्मनिर्भर भारत, मोदी सेना, मोदी कुछ और, तो इस तरह से अब शब्दों का यूज होने लगा है। तो उसी तरीके से अब मोदी की सुप्रीम कोर्ट हो गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बताता हूं। पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत 241 याचिकाएं थी और ये याचिकाएं लंबित थी सुप्रीम कोर्ट पे काफी समय से। और इसमें विषय था कि ईडी को क्या असीमित असंवैधानिक अधिकार प्राप्त है, क्या वह कानून से बड़ा है और क्या वह मनमानी कर सकता है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि हां वो कर सकता है। और कर सकता है कैसे? मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है और इस केस के साथ में जो दूसरे केसेस रजिस्टर हुए थे, चाहे पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम का मामला हो, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख का मामला हो, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का हो और इसी तरीके से और तमाम सारे हो, उन सब ने आपत्ति की थी कि क्या ये कानून से ऊपर है और कानून में जिस तरीके से है इस तरह से तो असीमित अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी मनमानी करे, वो सारे संविधान, सारे मौलिक अधिकारों और सबसे ऊपर हो जाए और वो सारे कानून की प्रक्रियाओं से ऊपर हो जाए और इस तरह से करने लगे, मनमानी करने लगे। तो क्या इस पर जरूर निश्चित रूप से कोई बात होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इन्हीं सारी बातों पर था। तो इसी पर आज बात करते हैं। आज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आज है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जो है उसको जो चुनौती दी गई थी, संवैधानिकता को लेकर के चुनौती दी गई थी, उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। और फैसला क्या सुनाया है मोदी कोर्ट ने, मोदी सुप्रीम कोर्ट ने? पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को पूरी तरीके से उन्होंने बरकरार रखा, उनका बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है, बल्कि यह गिरफ्तारी करने का उसे अधिकार। और यह फैसला किन्होंने सुनाया है? वो 3 जस्टिस हैं। जस्टिस एएम खानविलकर है, ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने आपको भीमा कोरेगांव मामले में जब सुनवाई हो रही थी मुंबई हाई कोर्ट में, और उसमें किस तरीके से लगा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के जस्टिस, ये हाई कोर्ट के जस्टिस नहीं। चलिए, तो एक ये है, एक है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ये दिनेश महेश्वरी साहब हैं। दिनेश महेश्वरी की स्थिति ये है कि ये राजस्थान से आते हैं और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं संघ परिवार से इनके कितने प्रिय रिश्ते हैं, तो वो चीजें हैं। इसी तरह खानविलकर के भी हैं। और इसी के बाद में तीसरा नाम है सीटी रवि कुमार। ये भी कमोबेश वही हैं जो आप समझ सकते हैं, मुझे वो शब्द इस्तेमाल करते अच्छा नहीं लगता। तो इन तीनों की बेंच थी। उस बेंच ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी हाल के दिनों में अपने एक भाषण में कहा था कि हर व्यक्ति को जमानत का उसका अधिकार सर्वोपरि है, किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रक्रिया है वो उत्पीड़क की है और उससे मुक्ति दिलाने के लिए अदालतों को सोचना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। तो इन तीनों जस्टिसेस की बेंच ने पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता को कहा कि यह बिल्कुल सही है और इसके खिलाफ लगाई गई जो आपत्तियां थे उन्हें खारिज कर दिया। और जब इस पर इन्होंने फैसला सुनाया तो इसमें इन्होंने सिर्फ मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर ही नहीं सुनाया,
इन्होंने इस पर पूरी जो 241 याचिकाएं लंबित थी उन सभी पर एक साथ फैसला सुना दिया। तो उसने कहा गिरफ्तारी करने, ईडी का जो गिरफ्तारी करने का अधिकार, जांच की प्रक्रिया और जब्ती का अधिकार और जांच की प्रक्रिया, इन तीनों पे जो वो कर रही है वही उसका अधिकार है और उसे पूरा अख्तियार है कि वो आपका कुछ भी कर दे। ईडी गिरफ्तारी का अधिकार, सीज करने का अधिकार, संपत्ति अटैच करने का अधिकार, रेड डालने का अधिकार और बयान लेने का अधिकार बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत ईसीआईआर को एफआईआर के बराबर नहीं माना जा सकता। यह कहा गया था कि जब इनकी कोई एफआईआर नहीं है और यदि एफआईआर है तो एफआईआर देनी चाहिए, सर्व करनी चाहिए कि उसको, जिससे कि वो उसका जवाब दे सके। लेकिन तब उस पर इन्होंने क्या कहा, ईसीआईआर, जबकि वो एफआईआर का, ईसीआईआर को एफआईआर के बराबर नहीं माना जा सकता है और ये ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। भाई मान लिया इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है तो फिर गिरफ्तारी कैसे हो रही है? और गिरफ्तारी हो रही तो फिर एफआईआर क्या होती है? तो इसका मतलब एफआईआर क्या होती है? वो तो ईसीआईआर ही करती है। वो एफआईआर उस तरह की एफआईआर नहीं होती है जिसे आप वो कह रहे हैं। जो वो दर्ज करती है उसे ईसीआईआर ही कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसीआईआर रिपोर्ट आरोपी को देना जरूरी नहीं है, गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बता देना ही काफी। आपसे कह दिया यहां ये कारण, बस खत्म। ना कोई कानून, ना कोई चीज, जैसे मैंने पहले कहा कि तुम ही जो है, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है कसूर जरूर निकलेगा। तो साहब वही स्थिति है कि उसको कर दिया। इसके बाद में कहा पीएमएलए में 2018-19 में हुए संशोधन जो किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसमें जो संशोधन किया उसमें क्या फाइनेंस एक्ट के जो तहत भी किए जा सकते हैं, इस सवाल पर 7 जजों की बेंचों ने मनी बिल के मामले के तहत विचार करेंगे, उसको उन्होंने किनारे कर दिया क्योंकि इन्हें वो करना था। क्योंकि आजकल सुनवाई किसकी हो रही है? सोनिया गांधी के मामले में हो रही, राहुल गांधी के मामले में हो रही है। और याचिका में कहा गया गिरफ्तारी, कुर्की, जब्ती का अधिकार गैर संवैधानिक, पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, जमानत की जब्ती, कुर्की करने का अधिकार क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के दायरे से बाहर है। दायर की गई याचिकाओं में मांग की गई थी कि इसके प्रावधानों को में संवैधानिकता नहीं है, उनमें संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं की जाती है, इसलिए ईडी को जांच के समय सीआरपीसी का पालन करना चाहिए। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी ने भी पक्ष रखे, लेकिन आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो साहब आजकल लोग जो है संविधान की शपथ लेकर के नहीं आते, संघ की शपथ लेकर आते। यह बात समझना पड़ेगा, वो जज बनते हैं। तो ईडी के पास 5 साल में 33 लाख केस आए। ये बात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने बताया। उन्होंने कहा कि 33 लाख केस आए 5 साल में, और इन 5 साल में जो 33 लाख आए उनमें पीएमएलए के तहत 4700 मामलों की जांच की गई और अब तक सिर्फ 313 गिरफ्तारियां हुई, 388 केसों में तलाशी ली गई, जो यूके, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, बेल्जियम और रूस की तुलना में काफी कम है। तो क्या भारत इन देशों के बराबर की हैसियत में है? क्या भारत की इतनी वित्तीय हैसियत है, जीडीपी है, क्या है? कुछ नहीं है। इन देशों के आगे कहीं पर नहीं खड़ा होता है। ये विकसित देश और आप विकासशील देश। आपकी हैसियत यह है कि आपके देश के 80 करोड़ लोग, आप खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग रोटी खाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर के आप खाना खिला रहे हैं। तो साहब ये समझ लीजिए। तो जब इतना हुआ तो इसके बाद ये है। फिर क्या कहते हैं तुषार मेहता, ईडी ने पिछले 5 साल में जो 33 लाख केस आए उनके पास, उनमें 2186 मामलों में जांच करने का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ विरोधियों के खिलाफ जांच का फैसला लिया जाएगा। जो विरोधी नहीं है, जो पक्ष में है सरकार के, उनकी किसी की नहीं जांच होगी, उन पर कोई वो नहीं होगा। तो साहब ये है, ईडी ने अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है कहना है, और 992 मामलों में चार्जशीट दायर की है। सम्मान लेते हैं 992 में चार्जशीट की है, तो आप बताइए उस मामले में सजा कितने को हुई है?
3% भी नहीं है। मतलब 3% लोगों को भी सजा नहीं होती है, इसका मतलब है आपके केस फर्जी है। तो यह स्थिति, और इस पर इतना बड़ा खर्च हो रहा है। पीएमएलए का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ब्लैक मनी को लीगल इनकम में बदलना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। तो आप बताइए, नोटबंदी के दौरान जो बदले गए उसको क्या कहेंगे? पीएमएलए देश में 2005 से लागू किया गया, मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग रोकना। मतलब मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, एक्ट को इस तरह से किया था, और इससे किया था कि जिससे कि वास्तविक लोग पकड़े जाए। लेकिन उसने पार्टियों को पकड़ने का काम नहीं किया। 10 साल सत्ता में रहे, उन्होंने कहीं बताइए आप किसी भारतीय जनता पार्टी के या किसी और के नेताओं को पकड़ा हो या किया हो, या किसी भी दल के किया हो? क्योंकि आप बदले की नीयत से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है और एक जांच एजेंसी है, और वित्तीय जांच करती है। और इसका जो गठन मूलतः गठन हुआ था वो 1 मई 1956 में किया गया। 57 में तब इसको प्रवर्तन एजेंसी के तौर पे था, और ये जो है प्रवर्तन निदेशालय 57 में बनाया गया। और जब बनाया गया तो उसके बाद से आप समझ लीजिए इसके लिए पूरा प्रावधान किया गया। और जिस तरीके से 1973 से 77 तक में इसमें कई चीजें और जोड़ी गई, और कार्मिक सुधार मंत्रालय में भी कुछ समय रहा, फिर इसे आर्थिक में दिया गया, और किस तरीके से है। फिर इसमें जो 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है फेरा, उसको शामिल किया गया। फिर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, उसको 99 में जो है किया गया। इसके बाद में इसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस रैंक के अफसरों की जो है नियुक्ति का प्रोसीजर किया गया। इसका जो है जिस तरीके से किया गया, इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी हैं, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में। तो इस तरह की, तो इसका वास्तविक काम था कि उसको, चोरी को पकड़ना। तो चोरी पकड़िए ना, किसने मना किया? लेकिन आप चोरी नहीं आपको पकड़नी है, आपको तो स्थिति है कि विरोधी दलों के नेताओं को फंसाना है, उनको पकड़ना है, उनको ले जाकर के फंसाना है। तो यही वजह है कि आज जो है जो कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे सांसद हैं, उन्होंने आज संसद में रघुपति राघव राजाराम मोदी को सम्मति दे दे भगवान, ये करके आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और क्यों ना करें? 3 दिन से आप 76 साल की एक महिला को, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जिसने सब कुछ, प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया, जिसको, वो राजनीति में नहीं आई थी, उसे देश के लोग खींच के लाए। राहुल गांधी राजनीति में नहीं आए थे, इस देश के लोग खींच के लाए, उन्होंने चुना, उन्होंने लीडरशिप दी। तो यह स्थिति है। राजीव गांधी खुद राजनीति में नहीं आए थे, राजनीति में उन्हें लाया गया, जबरन लाया गया। उन्हें इस देश के चुनिंदा, जैसे संविधान के तहत जो नियम है उसके तहत चुने गए सांसदों ने उन्हें पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया था। इंदिरा गांधी सांसदों के बीच चुनाव हुआ था, उसमें जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था। तो आप समझिए, कोई ये परिवारवाद नहीं था, बल्कि इस देश की जनता ने चुना और भारी मैंडेट दिया, वो मैंडेट दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। इसके बाद भी वो ये करते हैं। तो आप समझिए, कांग्रेस जब प्रोटेस्ट करती है, जब उदयपुर सम्मेलन होता है और उसमें कांग्रेस कहती है कि किस तरीके से वो देश भर में अपने आंदोलन को खड़ा करेगी, और देश के नेता जो कट गए हैं जनता से, वो जनता के बीच जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब इसको प्रस्ताव को पास करते हैं, तो उसके बाद से ईडी सक्रिय हो जाती है, और उस केस में सक्रिय होती है जिसमें वही ईडी खुद
क्लीन चिट दे चुकी है। तो आप समझिए, जब कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो हमारे देश का जो मीडिया, जो खुद को चौथा स्तंभ कहता है, वो मौन साध लेता है। इसको लेकर के अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी बात कही। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी भी डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष्य में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पे क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। पर कितना मीडिया दिखाता है उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है। इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं, और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। उनकी बात से हमें सबको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, सच जानना चाहिए कि क्या स्थिति है। और एक बात बहुत अच्छी गुलाम नबी आजाद ने कही कि सोनिया गांधी से सवाल क्या किए जा रहे हैं, तकनीकी बातें पूछी जा रही। अरे भाई, हम आप भी लोग हैं, हम लोग कहते हैं सीए बताएगा, सीए करेगा, क्योंकि वो सीए करता है। हमें आपको तकनीकी बातें नहीं पता होती, हमें तो ये होता है कि हाँ साहब ये है और ये तथ्य है, अब आप इसको बना लीजिए, कैसे टेक्निकल भाषा में बनाना है, कैसे क्या करना है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो ये करके आप क्या मतलब करना चाहते हैं? आप तो हैरासमेंट ही करना चाहते, क्योंकि आपसे जब सिलेंडर पे बात की जाती है कि 1100 के करीब सिलेंडर पहुंच रहा है, आप क्यों नहीं उस पर बात करते हैं? आप दही, जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा सिलेंडर हमारे देश में, लेकिन झूठ बोलते हैं पीयूष गोयल। दही, अनाज, इन सब पे जीएसटी क्यों लगा दिया गया? ये तो आम आदमी के खाने पीने की चीजें। सरसों के तेल 200 रुपया क्यों पहुंच गया है? महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर आप कोई जवाब नहीं देते हैं। अपराध में जो है के खिलाफ जो है जबरदस्ती लोगों को, किस अपराध में 57 एमपीज को गिरफ्तार किया गया, क्यों 23 एमपीज को निलंबित किया गया? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई। तो लोकतंत्र का मंदिर भी तानाशाहों की का जो है गढ़ बन गया है। राहुल गांधी ने इसको लेके बिल्कुल सही बात कही। तो जो बातें हैं, उन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो ईडी को आपने आतंक और का तमाशा बना दिया और जिस तरीके से है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के एमपी जो है संसद में महंगाई के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपके निलंबन हमारी आवाज नहीं दबा पाएगा, हम लड़ेंगे। और जिन 4 कांग्रेस के सांसदों को, लोकसभा सदस्यों को निलंबित किया गया, वो भी गांधी प्रतिमा पर बैठ करके और संसद के गेट पर बैठ करके इस पर लेकर के बात कर रहे हैं। वो महंगाई को लेकर के विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जीएसटी, महंगाई और इन सब चीजों पे, और जो बेरोजगारी है, इन सब पे बात की, और उसको कर रहे हैं। उनमें 2 महिलाएं हैं 4 सांसदों में। तो ये स्थिति है। तो लड़ने से वो नहीं चूक रहे हैं, आप कर रहे हैं। वहीं आप देखिए, सोनिया गांधी है कौन? देश की सबसे महान पुत्री इंदिरा जी ने अपनी सांस मेरी बाहों में तोड़ी। मेरे खून की एक एक बूंद कहती है कि ये मेरा वतन है। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। सोनिया गांधी जब विदेश से आई तो इस देश में बहू बनी, और इस देश की बहू बनने के बाद में उन्होंने इस देश के कल्चर को किया, अडॉप्ट किया, इस देश के वो खून में मिल गई, और ये स्थितियां थी। तो ये है। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे। आप क्या है, जब प्रोटेस्ट करती है कांग्रेस तो उसके यूथ के अध्यक्ष के आपकी मोदी की पुलिस जो है उनके बाल खींचती है।
मोदी के जो है पुलिस और दूसरी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो उनका उत्पीड़न करती हैं, लेकिन कांग्रेस लड़ती है, उसका सेवा दल लड़ता है जो सेवा करता है। आज से नहीं, 1921 से बात करिए और 1924 में जब वो आधिकारिक रूप से बना था तब से बात कीजिए। तो ये स्थिति है। इसके बाद में जिम्मेदार कौन है? स्थिति आप उसकी बात नहीं करते कि गुजरात में पूरी शराब चल रही है, जहां आप शराबबंदी है तो शराबबंदी के बीच शराब बन भी रही है, जहरीली बिक भी रही है, सब कुछ हो रहा है और सारी चीजें अवेलेबल हैं, डोर स्टेप पे अवेलेबल है। क्यों है? क्योंकि आप उसमें शामिल हैं, आप उस तस्करी में, और उससे रुपया कमा करके आप जो है, ये जो आपका गुजरात मॉडल है ये उसको करता है। 35 लोगों की मौत हो गई, ये 35 भारतीय नागरिक हैं, कहीं बाहर के नहीं है। तो इस बात को समझना होगा। और भाजपा की सच्चाई क्या है? जो ईमानदारी का ढोल पीटते थे, जो जिन पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती, वो जब एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो एक्सप्रेसवे टूट जाता है, पुल टूट जाते हैं 1 साल में, 5 दिन में, जिनका मोदी उद्घाटन करते हैं। मोदी जाते हैं जबकि कर्नाटक, तो बेंगलुरु में वो रोड जो है, जो उनके लिए बनाई जाती है 23 करोड़ में, वो टूट जाती है। तो इस तरह है। और दूसरी तरफ आप सांसदों, दूसरे लोगों, सबके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और दूसरी चीजें करते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही जयराम रमेश ने। कांग्रेस सांसदों को 7 घंटे हिरासत में रखने के बाद में आपने जब छोड़ा, सोनिया गांधी से 3 दिन जो पूछताछ आप करते हैं या बदले की भावना से, तो आप विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु हैं। और विश्व गुरु का राजनीतिक प्रतिशोध है। और इस स्थिति के लिए वर्णन करने के लिए घृणित भी सबसे हल्का शब्द है। मतलब आप समझिए, आप घृणित से भी नीचे हैं। तो इस बात को आपको समझ, जब इस स्थिति में हो तो लोकतंत्र कहां है? जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया था पंडित नेहरू ने, उस लोकतंत्र की तो हत्या आपने की है। इंदिरा गांधी ने तो उसे मजबूत किया था। इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा। क्या हम उस शासन में जीना चाहते हैं कि रोज हम पर यह तलवार लटके कि कभी भी कोई आएगा, मोदी का जो है, मोदी की ईडी आएगी, मोदी की पुलिस आएगी, मोदी की सीबीआई आएगी, मोदी की जो है एनआईए आएगी, मोदी की एनसीबी आएगी और मोदी की सरकार आएगी, और उसके बाद में मोदी का कोर्ट आएगा और वो आपको अदालत, मोदी की अदालतें आपको सजा सुनाएंगी, आपकी बात नहीं सुनेंगी और मनमानी फैसले देंगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वही संदेश दिया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, मोदी कोर्ट है। और इस मोदी कोर्ट को नमन कीजिए और उससे आप इंसाफ की उम्मीद मत कीजिए। इंसाफ की जो भाषा बोल रहे हैं 1-2 लोग हैं, वो भी जल्दी रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मोदी कोर्ट रहेगा। तो यही एक सत्य है। इसलिए इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। सोचिए, समझिए, अभी भी वक्त है। यदि अभी भी नहीं चेते तो आप समझ लीजिए, आप पुलिस तंत्र में, पुलिस शासन में, पुलिस में, राज में जिएंगे और कभी भी कोई पुलिस वाला आपके घर में घुस के आपकी पत्नी, बेटी, बहन, मां, किसी के भी साथ बलात्कार करेगा और चला जाएगा, जैसा आदिवासियों के साथ होता रहा और जिस कारण वो नक्सली बने थे। तो आप अब अर्बन नक्सली की बात करते थे, वो था तो नहीं, लेकिन आप बना जरूर देंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।